जमाने का जिक्र है, एक आदमी अपनी बेटी के साथ रहा करता था। वो आदमी हमेशा अमीर बनना चाहता था, लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं था। मिला की कहानी सीधा बादशाह के पास जा पहुंची। बादशाह ने उसे महल बुलाया और मिला को एक सबक सिखाना चाहा, लेकिन मिला जरा सा भी हिचकिचाया नहीं। बादशाह सलामत, मेरी बेटी किसी भी चीज को सोने में तब्दील कर सकती है। बादशाह ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। अच्छा, अगर ऐसा है तो उसे कल ही यहाँ लेकर आओ, हम भी तो देखें वो क्या करती है। जब मिला ने अपनी बेटी को बताया तो वो डर गई। पापा, आपने फिर झूठ बोला, मैं अब क्या करूंगी? उसको बहुत शर्म आ रही थी। अगले दिन मिला और उसकी बेटी बादशाह के महल में आ पहुंचे। बादशाह अपने कमरे में उस लड़की को लेकर गए और उस कमरे में उस सारा सामान मौजूद था जो मिला ने मांगा था। शाम से पहले ये सब सोने में तब्दील हो जाए, वरना ऐसी सजा मिलेगी कि तुम लोग जिंदगी भर याद रखोगे। बादशाह ने मिला को जेल में बंद कर दिया और उसकी बेटी के सामने 2 सिपाही खड़े कर दिए। उस लड़की ने सारे सामान को देखा और वो जोर जोर से रोने लगी। पापा। अचानक एक रोशनी कमरे में आई और जब रोशनी कमरे से चली गई, एक अजीब सा छोटा सा इंसान वहां आ पहुंचा। अरे तुम क्यों रो रही हो? बादशाह ने कहा है कि इस स्ट्रॉ को सोने में बदल दूं, पर मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? लड़की ने अपना नेकलेस उतारा और उस इंसान को दे दिया। जैसे ही उस लड़के को नेकलेस मिला, वो उस स्पिनिंग व्हील के पास बैठा और उसे घुमाने लगा। जब वो व्हील घूमने लगा तो रस्सी सोने की बनती गई। थोड़ी ही देर में उस छोटे इंसान ने सबको सोने में बदल दिया और जैसे ही वो वहां पर आया था, बिल्कुल वैसे ही वहां से चला गया। और अब सुबह हो चुकी थी। जब बादशाह अंदर आया और उसने देखा कि सोना वहाँ पर है, तो वो बहुत हैरान हुआ। मैं तो समझा था कि तुम्हारा बाप झूठा है, लेकिन मैं तो हैरान हो गया। लड़की को लगा कि अब वो बाहर चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो सुबह तक ये सब सोने में बदल दो। लड़की दोबारा से रोने लगी और वो इंसान दोबारा वहाँ आ पहुँचा। मैं तुम्हारा एक काम दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे क्या दोगी? उस लड़की ने सबसे कीमती अंगूठी उतारकर उसे दे दी। मैं आपको ये अपनी कीमती अंगूठी दे सकती हूँ जो मुझे मेरी माँ ने तोहफे में दी थी। उसने वो अंगूठी ले ली और स्पिनिंग व्हील को दोबारा घुमाना शुरू कर दिया। स्पिनिंग व्हील जितनी देर तक घूमता रहा, सारी रस्सियाँ दोबारा सोने की बनती गईं। सुबह तक वो सब खत्म हो गई। सारी बास्केट सोने से भरी हुई थी। बादशाह अंदर आया और वो हैरान हो गया। इस बार उसने पूरा कमरा भर दिया। अगर तुम सारे ही सामान को सोने में तब्दील कर सकती हो, तो क्यों ना मैं तुम्हें यहीं रहने दूं और तुमसे शादी कर लूं। जैसे ही बादशाह कमरा छोड़कर गया, वो छोटा इंसान दोबारा आ गया, लेकिन इस बार लड़की के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। छोटे इंसान ने बोला, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा और इसी की वजह से मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उस लड़की ने उसकी बात मान ली। इस बार वो छोटा इंसान बहुत तेज काम करने लगा। जितनी देर स्पिनिंग व्हील घूमता रहा, रस्सियां सोने की बनती गईं। सुबह दोबारा हो गई थी और बादशाह दोबारा आया। उसने सोना देखा और वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने उससे शादी का पूछा और लड़की ने हाँ कर दी। कुछ वक्त गुजरने के बाद महारानी के पास एक बच्चा था।
एक दिन जब महारानी अपने बच्चे को सुला रही थी तो वो छोटा इंसान दोबारा आया। क्या तुम अपना वादा भूल गई जो तुमने मुझसे किया था? नहीं, मैं नहीं भूली, पर मेरे बच्चे को मत लेके जाना। छोटे इंसान ने उससे बहुत माफी मांगी और उसे एक मौका और दिया। अगर तुमने 3 दिन में मेरा नाम और पता नहीं लगाया तो मैं तुम्हारे बच्चे को ले जाऊंगा। ये बोलते ही वो वहाँ से चला गया। उसने एक सिपाही को बुलाया और इस शहर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम मंगवाए। सिपाही एक कागज पे लिखकर सारे नाम ले आया और सुबह उसने वो कागज महारानी को दे दिया। सुबह वो छोटा इंसान दोबारा आया और महारानी से पूछा कि उसका नाम क्या है, और महारानी कागज पे लिखे हुए सारे नाम बोलने लगी। क्या डेविड है? नहीं। रॉबर्ट? नहीं। टॉम? नहीं। पीटर? नो। जब महारानी ने सारे नाम पूछ लिए तो उस छोटे इंसान ने कहा, इनमें से कोई नहीं। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल दोबारा फिर आऊंगा। और वो वहाँ से चला गया। महारानी ने अपने सिपाही को दोबारा बुलाया और दूसरे शहर में रहने वाले तमाम लोगों के नाम मंगवाए। अगले दिन की सुबह सिपाही सारे नाम लेकर आ गया। उसने वो कागज महारानी को दिया और वहाँ से चला गया। जब सूरज तुलू हुआ वो छोटा इंसान दोबारा आया। तो तुमने मेरा नाम जानने की कोशिश की? बाल्थाज़ार? नहीं। हंस? नहीं। मुस्तफा? नहीं। गुस्ताव? जितने भी नाम उसने लिए कोई भी नाम सही नहीं था। कल का दिन आखिरी है, मैं कल फिर आऊंगा। तुम मेरा नाम नहीं जान सकोगी। छोटा इंसान दोबारा से वहाँ से चला गया। महारानी ने अपने सिपाही को बुलाया और इस बार बोला कि वो बहुत सारे शहर घूम कर आए और सारे नाम लेकर आए। अगले दिन की सुबह सिपाही महारानी के पास आया और उससे बताया कि कल रात उसने क्या देखा। मैं एक जंगल से गुजर रहा था। मैंने देखा कि एक छोटा सा बौना नाच रहा है और वहाँ के पेड़ भी नाच रहे थे। वहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। वो बच्ची मेरी होगी, वो बच्ची मेरी होगी, लेकिन उसको नहीं पता चलेगा कि मेरा नाम रम्पलस्टिकल है। महारानी ये सब सुनकर बहुत खुश हुई और सुबह हो गई। छोटा इंसान दोबारा आया। जब महारानी से उसने अपना नाम पूछा तो महारानी ने उसे जताया कि जैसे उसको उसका नाम नहीं पता और दूसरे नाम लेने लगी। अपना सर हिलाते हुए वो छोटा इंसान इनकार करता गया। जब तक महारानी गलत नाम लेती गई वो छोटा इंसान खुश होता गया। आखिर में महारानी ने उसका नाम लिया। क्या रम्पलस्टिल्टस्किन है? लेकिन ये सब कैसे हो गया? ये नाम कैसे तुम्हें पता चला? आखिर मेरे पीछे तुमने किसको लगा दिया था? वो छोटा इंसान तेज तेज कूदने लगा और जमीन टूटने लगी, और जैसे ही उसने हटना चाहा उसका पैर फंस गया और जमीन और टूट गई और वो नीचे गिर गया। आखिरकार महारानी को उससे छुटकारा मिल गया और उसके बाद महारानी सीधा बादशाह के पास गई और सब बताया जो कुछ हुआ। बादशाह ने देखा कि महारानी अपने किए पर शर्मिंदा है और उन्होंने उसे माफ कर दिया। और उसके वालिद के लिए बादशाह ने उन्हें एक सजा देने का फैसला किया और उन्होंने उसे महल से बहुत दूर भेज दिया। और उसके बाद बादशाह, मलका और उनका बच्चा हमेशा के लिए खुश रहे। बहुत दूर एक जगह एक चक्की वाला अपने 3 बेटों के साथ रहा करता था। वो चक्की वाला गुजर गया। उसने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए अपनी चक्की छोड़ रखी थी
और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए एक पोस्ट रखा था। उसका छोटा बेटा बहुत नाराज था। वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसके वालिद ने उसके लिए सिर्फ एक बिल्ला छोड़ा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। उस पुस ने पलटकर जवाब दिया, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं आपके लिए आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती हो सकता हूँ। छोटा बेटा बिल्ले को बात करता देखकर बहुत हैरान हो गया। वो घबराते हुए बोला, तुम भूल कैसे सकते हो? अगर आप मुझे एक बोरी, एक हैट और एक जोड़ी बूट ला कर दें तो मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। उसकी बात सुनकर छोटा बेटा कुछ सोचने लगा कि अगर ये बिल्ला बोल सकता है तो इसे कुछ न कुछ जरूर पता होगा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। छोटे बेटे ने वो सारी चीजें लाके दी जो उस बिल्ले ने मांगी थी। बिल्ले ने हैट पहनी, बूट्स पहने और शीशे में एक मुस्कान के साथ खुद को देखने लगा। फिर उसने एक गाजर और एक लेट्यूस का गुच्छा अपने बैग में डाला और वहाँ से चल पड़ा। जब जंगल में उसने बोरी खोली और जमीन पर रखी, थोड़ी ही देर बाद एक रैबिट सब्जियों की ताजा खुशबू सूंघकर वहाँ आया। लेट्यूस और गाजर खाने के लिए वो उस बोरी में घुस गया। बिल्ले ने कूदकर बोरी को उठाया और बनी रैबिट को फंसाकर उस बोरी को रस्सी से बांध दिया। उस रैबिट को अपने मालिक के पास ले जाने के बजाय बिल्ला उसे बादशाह के महल ले गया और पहरेदारों से कहा कि मुझे बादशाह से मिलना है। उन पहरेदारों को हैट और बूट पहने बिल्ले को देखकर बहुत हैरानी हुई और वो उसे फौरन बादशाह के पास ले गए। हुजूर, मैं आपके लिए कैरबा के बादशाह की तरफ से तोहफा लाया हूँ। मेरे मालिक, कैरबा के बादशाह ने ये रैबिट आपके लिए ही तो पकड़ा है। बादशाह बहुत खुश हुआ तोहफे को देखकर। काफी दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। पुस इन बूट्स बादशाह के लिए अलग अलग तरह के जानवर पकड़ के लाता रहा और जल्द ही सारी सल्तनत में ये बात फैल गई कि कैरबा के बादशाह कितने ज्यादा अमीर हैं। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बादशाह की अमीरी बढ़ने लगी और एक दिन उन्होंने बिल्ले से पूछा, क्या तुम्हारे मालिक जवान हैं? जी हाँ, जवान और खूबसूरत भी हैं। क्या वो अमीर हैं? बहुत ज्यादा अमीर हुजूर, और वो अपने महल में आपकी आमद के लिए बहुत मुंतजर हैं। बादशाह और मलका ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वो उस खूबसूरत शहजादे को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अगर ये जो कह रहा है वो सच है तो मुझे लगता है कि हमें हमारी बेटी के लिए खूबसूरत शहजादा मिल गया है। कुछ दिन बाद बिल्ले ने ये पता किया कि बादशाह और मलका महल से कहीं बाहर जा रहे थे। मैं इसी दिन के इंतजार में था। बिल्ला दौड़कर अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक, हमें जल्दी से नदी की तरफ जाना होगा, जल्दी। छोटे बेटे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसने वही किया जो उसे पुस ने करने का कहा। पर हम यहाँ क्यों आए हैं? तैरने मालिक। तैरने? लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा है कि नहीं आता। अपने कपड़े उतारिए और नदी में कूद जाइए मालिक। यकीन कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। छोटे बेटे ने जैसा पुस ने कहा वैसा ही किया और वो नदी में जाके कूद गया। पुस ने अपने मालिक के कपड़े झाड़ियों में छुपा दिए। जब बादशाह की सवारी नदी के किनारे से गुजरी, वो बिल्ला दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरे मालिक नहर में डूब रहे हैं। बादशाह ने फौरन से अपने सिपाहियों को नदी में जाने का हुक्म दिया। जब सिपाही पुस के मालिक को बचा रहे थे, तब उसने बादशाह को सारी कहानी बताई। बादशाह ने अपने करीब खड़े एक सिपाही को हुक्म दिया,
हमारे पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो शहजादे के लिए लाए जाएं। नए कपड़े पहनकर पुस का मालिक सच में एक शहजादा दिखने लगा। जब शहजादा बादशाह की सवारी की तरफ बढ़ने लगा तो बादशाह की बेटी और मलका उसे देखते ही रह गए। शहजादा बादशाह की तरफ आया और झुककर उन्हें आदाब कहा। आपका खादिम आपको आदाब करता है। मेरे मालिक, कैरबा की शहजादे के लिए बहुत अच्छी बात है। क्या आपको अपने महल ले जाकर आपकी खातिर तवज्जो करें? मैं जाकर तैयारी करता हूँ। पुस दौड़ता हुआ चला गया। छोटे बेटे को ये समझ नहीं आया कि क्यों उसे कैरबा का शहजादा कहा जा रहा है, पर फिर उसने सोचा कि ये पुस की ही कोई तरकीब होगी और वो चुप रहा। शहजादी को उस शहजादे को देखकर पहली दफा में ही प्यार हो गया। पुस एक महल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था जो एक जालिम बादशाह का महल था। रास्ते में पुस ने किसानों को चिल्लाते हुए कहा, बादशाह सलामत आ रहे हैं। अगर वो आप लोगों से पूछें ये किसकी जमीन है तो आप कहिएगा कि ये कैरबा के शहजादे की जमीन है, नहीं तो वो आपको सजा देंगे। पुस भागते भागते और साथ ही सबको धमका रहा था जो कोई भी उसे रास्ते में दिख रहा था। जब महाराज की सवारी वहाँ से गुजरी, सब लोगों ने डर के वही कहा जो पुस ने उन्हें कहने का कहा था। बादशाह को हैरानी हुई कि शहजादे की इतनी सारी जमीन है और वो बहुत खुश हुए। थोड़ी ही देर में पुस उस राक्षस के महल में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बड़ी सी आवाज के साथ खुला। राक्षस ने एक हैट और बूट्स पहने हुए पुस को देखा तो वो हैरान हो गया। जब पुस बात करने लगा तो राक्षस और भी ज्यादा हैरान हो गया। सुबह बखैर मेरे हुजूर। तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रहे हो? पुस ने अपनी तरकीब को अंजाम देना शुरू किया। मैं आपको समझाता हूँ। मैं शहजादे का खास खादिम हूँ और शहजादे ने मुझे आपके आला जादूगरी के बारे में खूब बताया है। हाँ, ये सच है। क्या आप एक बहुत बड़े शेर में तब्दील हो सकते हैं? जरूर हो सकता हूँ। ये तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। उस दरिंदे ने अपने अनोखे जादू का इस्तेमाल करके अपने आप को एक बड़े से शेर में तब्दील कर दिया। ठीक है, इतना काफी है। वो दरिंदा वापस अपनी असली हालत में आ गया। ये तो बड़ा कमाल है, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि आप अपने आप को सबसे छोटे जानवर में नहीं ढाल सकते। वो तो नामुमकिन है। नामुमकिन? मैं कोई भी जानवर बन सकता हूँ, समझे? फिर देखते हैं। क्या आप चूहा बन सकते हैं? दरिंदा इतनी जोर जोर से हंसने लगा कि पुस एक जगह पे खड़ा ही नहीं रह पा रहा था। और फिर उस दरिंदे ने अपने अनोखे जादू का इस्तेमाल करके वो एक चूहे में तब्दील हो गया। दरिंदा जैसे ही चूहा बना, पुस ने उसे पकड़ा और वो उसे निगल गया और दरिंदे से छुटकारा पाया। थोड़ी ही देर बाद बादशाह की सवारी उस महल तक आ पहुंची। पुस ने भागते भागते उनका खैर मकदम किया। मेरे हुजूर, मेरे मालिक, आपको कैरबा के शहजादे के महल में खुशामदीद कहता हूँ। अंदर आ जाइए। बादशाह, मलका, शहजादा और शहजादी महल को बहुत ही अजीब व गरीब नजरों से देखने लगे। महल के अंदर जाते वक्त मलका ने शहजादे से ये सवाल किया। मेरे प्यारे शहजादे, क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी नहीं मलका, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उस महल में एक तवील दावत का इंतजाम किया गया था। और फिर शहजादे और शहजादी की शादी हुई। देखा मालिक, मैंने कहा था ना मैं बड़े काम की चीज हूँ।
उस दिन से पुस इन बूट्स अपने मालिक का सबसे ज्यादा वफादार खादिम बन गया और वो सारे उस महल में खुशी से रहने लगे।